हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है, हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास से रिलेटेड हमने उसके जो 3 भागों में डिवाइड किया था पढ़ने के लिए, उसके एक पार्ट्स को हमने पढ़ लिया था। और अब हमारा ऐतिहासिक काल चल रहा है। वो ऐतिहासिक काल में हमें जो स्रोत मिले हैं वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक बात करें ऐतिहासिक काल होता क्या है, तो रिवीजन के लिए बता दूँ। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसको ऐतिहासिक काल बोला जाता है। तो इसीलिए हम कौन कौन से ऐसे स्रोत मिले हैं जिसमें हमने उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले देखते हैं सिक्के मिले थे। तो सिक्कों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास, जो इसके पहले वाली क्लास थी, उसको अच्छे से हमने जितने भी आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमने क्लास में सिक्कों वाली क्लास में देख लिया है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो अभिलेख के ऊपर में रहने वाली है। अभिलेख यानी होते क्या है, देखिए, चट्टानों को खोद कर या किसी भी प्रकार के पत्थर पर खुदाई करके लिखा हो जाता है, उसको अभिलेख बोला जाता है। तो चट्टान हो सकता है, स्तंभ हो सकते हैं, और ताम्रपत्र जो होते हैं उस पर लिखा गया, उसको अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम जितने भी अपने पॉइंट्स हैं एक एक करके करते जाएंगे, और सभी आपके सामने यहाँ डाटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं ये अभिलेख। तो आपको एक एक करके याद कर लेना है, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी बोला जाता है अध्ययनों का, यानी अभिलेख का जो अध्ययन होता है, या आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन की बात करें तो आप एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो एपिग्राफी बोला जाता है। अब चलिए, जो स्टार पॉइंट्स लगे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे अधिक अभिलेख कहाँ पर संग्रहित है, यानी कहाँ पर उनको रखा गया है। यानी कितने सारे म्यूजियम है भारत में, किस म्यूजियम में सबसे ज़्यादा अभिलेखों को संग्रहित किया गया है। तो हमारा जो मैसूर का जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहाँ पर सबसे अधिक क्या है, अभिलेखों को संग्रहित किया गया है। एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं। सेकेंड कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकोरम ग्रंथ है, जिसमें मौर्योत्तर और एवं गुप्त काल के अभिलेखों को संकलित किया गया है। यानी देखिए, एक ग्रंथ है जिसका नाम है कार्पस इंडिकोरम जो ग्रंथ है, कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकोरम पूरा नाम है कि कार्पस इंडिकोरम ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में जो मौर्य काल जब था उसके समय में जो लिखे गए अभिलेख, या मौर्योत्तर काल के बाद, यानी मौर्य काल के बाद की बात बदले, उसमें लिखा गया अभिलेख, या गुप्त काल में लिखे गए अभिलेखों को, लिखे गए जितने भी अभिलेख हैं उन सभी को किसी ग्रंथ में संकलित किया गया। उस ग्रंथ में उसकी चर्चा की गई है अभिलेखों की। वो है आपका ग्रंथ का नाम कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकोरम। यानी कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकोरम जो ग्रंथ है, उसमें मौर्य और मौर्योत्तर काल और आपका गुप्त काल के में जितने भी अभिलेख लिखे गए उनके बारे में चर्चा की गई है। ये पॉइंट अभी याद रख सकते हैं, ग्रंथ के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है, एकदम एग्जाम में पूछने लायक है क्वेश्चन, ये आया भी हुआ है एसएससी के एग्जाम में। अभिलेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी, किस देश से इस परंपरा को शुरू किया गया था, ये पूछा जा सकता है। तो ईरान ऐसा देश जहाँ पर अभिलेख लिखने की परंपरा को शुरू की गई थी, और जो इस टाइम ईरान का शासक था जिसने शुरू किया, उसका नाम था डेरियस। याद रख सकते हैं, ईरान के शासक डेरियस के द्वारा अभिलेख की लिखने की परंपरा शुरू की गई थी। यानी आप कह सकते हैं जो ईरान का शासक था डेरियस, उसने अभिलेख लिखने की परंपरा को शुरू किया था। तो ये आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। और ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला अभिलेख कहाँ पर मिला था। तो कि सबसे पहला जो अभिलेख है वो आपको बोगजगोई जो जगह है, एक बोगजगोई, वो जो कि माइनर एशिया में पड़ता है। माइनर एशिया क्या है, देखिए, माइनर एशिया जो है तुर्की का पार्ट है। ठीक है, तुर्की का पार्ट है, यानी इसको टर्की बोला जाता है। तो सुनिए क्या है, तुर्की का पार्ट है, बता देता हूँ अच्छे से आपको। देखिए, तुर्की जो है आपको पता है कि हमारे भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो तुर्की एशिया में ही कंट्री है, देश है। उसमें क्या है, उसका जो कुछ पार्ट जो है यूरोप में चला गया है। यानी आपको एग्जांपल के लिए बता दूँ, मैं एक नक्शा बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये तुर्की है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तुर्की है। तो इसका जो ये भाग है, ये वाला पार्ट यहाँ से इधर, तो ये चला गया एशिया में। जो ये भाग जो आपका चला गया कहाँ पर, यूरोप में। ये बाकी जो भाग बच गया ये आपका रह गया है कहाँ पर, एशिया में रह गया। जो ये पार्ट यूरोप में चला गया इसको बोला जाता है माइनर एशिया। क्या बोला जाता है? माइनर एशिया, जो यूरोप का भाग है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है माइनर एशिया। तो तुर्की का जो माइनर एशिया भाग है वहाँ पर बुगजगोई
क्या है आपका अभिलेख मिलता है, जो विश्व का पहला अभिलेख है, ठीक है, यानी जो पहला अभिलेख मिला है अभी तक। तो पहला अभिलेख जो मिला है वो बुगजगोई जगह है माइनर एशिया में, वहाँ से प्राप्त किया गया है, या तो इसको हम बोल सकते हैं बुगजगोई का अभिलेख। तो बुगजगोई अभिलेख कहाँ है, तुर्की में है, यानी माइनर एशिया में, आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे भारत में भारत के शासकों द्वारा लिखे गए अभिलेख और उनकी अभिलेखों की कुछ विशेषताएं जिसमें उन्होंने उस बात की चर्चा की है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर 10 अभिलेख लिखे हैं, 10 के 10 अभिलेख इंपॉर्टेंट है तभी लिखे हैं, यानी इसके अलावा भी बहुत से अभिलेख हैं जिसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, बातें भी करेंगे। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले आता है हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है, ये उड़ीसा में पाया गया। कहाँ पर मिला ये, उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख मिला। ये कलिंग राज खारवेल ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था, कलिंग राज खारवेल। और ये उस टाइम जो वंश था कलिंग वंश का ही था, ठीक है। तो इसलिए कलिंग राज खारवेल ने किस अभिलेख को लिखवाया था, तो हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। इस अभिलेख में यानी हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध जो हुआ था, कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। आपको याद रखना है, कलिंग युद्ध की चर्चा किसमें की गई था, हाथी गुफा अभिलेख में की गई थी। तो ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। और यहाँ पर जो उस टाइम जो शासक था, यानी जब कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक और किस शासक में हुआ था, तो नंदराज जो शासक था उस टाइम कलिंग का राजा हुआ करता था, जो गंग वंश यानी जो नंदराज है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नंदराज जब युद्ध हुआ था कलिंग का, नंदराज गंग वंश का शासक था। किस वंश का, गंग वंश का शासक था। तो इसकी चर्चा किसमें की गई है, कलिंग युद्ध की, तो हाथी गुफा अभिलेख में चर्चा की गई है। इसको आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड आता है ऐहोल अभिलेख। ये ऐहोल अभिलेख का है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने स्टेट्स लिखे हुए हैं, स्टेट के पहले अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। सॉरी। तो देखिए जो ये आपके साइड में लिखे हुए हैं, मैंने अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, स्टेट के बारे में लिखा है, किस किस राज्य में मिला है। तो पहला हाथी गुफा उड़ीसा राज्य हो गया, और सेकंड आपका बनता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है ये राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में मिला है। इसको लिखवाया किसने है, इसके पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था, उसने इस अभिलेख को लिखवाया था, ऐहोल अभिलेख को। इस अभिलेख में इसने हर्षवर्धन पर जो विजय प्राप्त की थी, यानी हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया था, उसकी चर्चा की है किसमें, ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख जो कि राजस्थान में है, जिसको लिखवाया किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया, और इसमें हर्षवर्धन के साथ युद्ध की चर्चा की गई है। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ, कहाँ से, गुजरात राज्य में मिला जूनागढ़ अभिलेख। इसको लिखवाया किसने, शक वंश, यानी शक वंश का राजा था रुद्रादमन। रुद्रादमन किस वंश का राजा था, तो शक वंश का राजा था। इसको आप याद कर लें। तो शक वंश का राजा रुद्रादमन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। इस अभिलेख में यानी जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य काल के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील के बारे में चर्चा की गई है। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजा था, चंद्रगुप्त जो राजा था, एक सेकंड इसको रिपीट करता हूँ। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख गुजरात राज्य में है, जो रुद्रादमन द्वारा लिखवाया गया, जो शक वंश का राजा था। शक वंश का जो शासक रुद्रादमन ने किस अभिलेख को लिखवाया, तो जूनागढ़ अभिलेख लिखा था, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील बनाई गई थी, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, उसके बारे में चर्चा किस में है, तो जूनागढ़ अभिलेख में है। ये बात आप याद कर सकते हैं। और उस झील का पूर्ण उद्धार जो है वो रुद्रादमन ने किया था, यह भी याद रख लें। उस झील का पूर्ण उद्धार किसने किया था, रुद्रादमन ने किया था। इस बारे में चर्चा है किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में। चौथा आता है प्रयाग अभिलेख जो है, अब नाम से पता लग रहा है प्रयाग कहाँ होगा, तो यूपी में होगा, जिसे इलाहाबाद में पहले लिखा जाता था। प्रयाग, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये प्रयाग अभिलेख प्रयागराज में मिला, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है। इसको किसने लिखवाया था, समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था, समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक राजा था। उसने प्रयाग का जो इलाहाबाद में है, इसने लिखवाया था।
ठीक है। तो इस अभिलेख ये जो आपका प्रयाग अभिलेख है, इसमें इसने अपने जितने भी भारत में विजय प्राप्त किए थे, यानी जितने भी इसने जीत प्राप्त की थी, उसके बारे में चर्चा की गई है प्रयाग अभिलेख में। इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भित्री अभिलेख। भित्री अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है, मिला गाजीपुर। भित्री अभिलेख गाजीपुर ज़िला है एक उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मिला। इसको किसने लिखवाया था? तो स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने, जो कि एक गुप्त वंश का शासक था। इस अभिलेख में हुनों पर अकबर ने, यानी देखिए उस टाइम दूसरे हमारे जो उत्तर में हुनों का कहर था, हुन जो शासक थे उस टाइम, तो उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई हुई थी। तो उन पर इसने स्कंदगुप्त ने आक्रमण किया था। उसकी चर्चा किसमें है? भित्री अभिलेख में है। तो भित्री अभिलेख कहाँ है? गाजीपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो वहाँ पर मिला, जो स्कंदगुप्त ने लिखवाया था, जिसमें हुनों पर आक्रमण की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख जो है बिहार शरीफ में मिला। कहाँ मिला? बिहार शरीफ में मिला। बिहार शरीफ जो एक बिहार राज्य का ज़िला है। बिहार शरीफ बिहार राज्य का एक ज़िला है, जिसे बिहार अभिलेख भी जाना जाता है। तो बिहार अभिलेख किसने लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। ये भी गुप्त वंश का शासक, यानी दोनों ये देखिए भित्री अभिलेख और बिहार अभिलेख दोनों को किसने लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने ही लिखवाया था। तो ये बात कर लेते हैं इसका बिहार अभिलेख में किस बात की चर्चा की गई है। तो अब बिहार अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ होता था। उस वक्त एक यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पर लिखता हूँ, अश्वमेध यज्ञ जो हुआ करता था, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या था फ्रेंड? देखिए अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था? एक यज्ञ किया जाता था। यज्ञ करने के बाद एक घोड़े को उस पर घोड़े के ऊपर जो सर होता है घोड़े का, उसके सर के ऊपर एक कुछ लिख कर चिपका दिया जाता था। जैसे आप मतलब कह सकते हैं कि खुदा होता नहीं है ताम्रपत्र, जिसे मैंने बात बोला, या कोई पेपर वगैरह लिख कर, या उसके साथ कुछ होता था जो लिख कर बांध दिया जाता था कि उस घोड़े को क्या लिखा जाता था उसमें? कि लिखा जाता था कि अगर इस घोड़े को कोई रोकेगा तो उससे युद्ध करना पड़ेगा हमसे। यानी जो भी राजा इस यज्ञ को करवाता था, तो क्या करता, यज्ञ कराने के बाद एक घोड़े को छोड़ देता था, उस पर उसको एक चिट्ठी बांध कर के साथ या कुछ पत्र लिख कर उसके साथ छोड़ देता था कि अगर इस घोड़े को कोई भी रोकेगा तो हमसे युद्ध करेगा। तो क्या होता था कि घोड़ा को जो भी घोड़ा जैसे जैसे पार करता था, जो जिस एरिया को पार करते जाता था, तो वो एरिया ऑटोमेटिकली उस राज्य का हो जाता था। यानी उस राजा ने, जिस राज्य ने इसका यज्ञ किया था, उस राज्य के अंदर में आ जाता था। उस राजा के राज्य के अंदर में वो एरिया कवर हो जाता था। आपको याद होगा, आपने रामायण में देखा होगा कि राम जी थे, उन्होंने भी ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो उसको उन्होंने भी घोड़ा छोड़ा था। तो लव को, जो उनके दो बेटे थे लव और कुश, उन्होंने घोड़े को रोका था। तो हनुमान जी और उनके जो भाई थे भरत जी, वो लड़ने के लिए गए थे उनसे, क्योंकि वो चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया था। तो इसलिए ये जो अश्वमेध यज्ञ था, तो स्कंदगुप्त ने भी करवाया था, जो कि इस बिहार अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। तो बिहार अभिलेख तो इसमें क्या था कि आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं देवपाड़ा का अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे देश के थोड़ा ये बाहर मिल जाता है। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ है? ये बांग्लादेश में मिला था। कहाँ मिला था? बांग्लादेश में प्राप्त हुआ। इसको सेन वंश के शासक विजय सेन ने लिखवाया था। देवपाड़ा अभिलेख सेन वंश के शासक विजय सेन ने लिखवाया, जो कि बांग्लादेश से हमको प्राप्त हुआ। ग्वालियर अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर अभिलेख। किसने लिखवाया था? जिसे राजा भोज ने लिखवाया, जो कि प्रतिहार शासक थे। प्रतिहार शासक राजा भोज ने ग्वालियर अभिलेख लिखवाया। नेक्स्ट आता है मंदसौर अभिलेख। ये भी मध्य प्रदेश में मिला, जिसे मालवा के नरेश यशोधर्मा ने लिखवाया। मालवा नरेश यशोधर्मा ने कौन सा अभिलेख लिखवाया? तो मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में मिला उसको लिखवाया था। नासिक अभिलेख जो महाराष्ट्र में एग्जाम में बहुत बार आया, नासिक अभिलेख के बारे में, उसे गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। गौतमी बलश्री जो सतवाहन का शासक था, सतवाहन के शासक गौतमी बलश्री थे, उन्होंने नासिक अभिलेख के बारे में लिखवाया। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अभिलेख हैं
उनकी एक एक पॉइंट्स के बारे में हमने जिक्र किया। चलिए कुछ और जिनसे रिलेटेड अभिलेखों से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो स्तंभ लेख के बारे में होता है। ठीक है, तो स्तंभ लेख के सामने आपके कुछ स्तंभ लेख हैं और उसके शासकों ने जिसने लिखवाया था उसके बारे में भी है। उसके पहले जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सब आता है कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें इसका नाम आएगा। तुगलक वंश का शासक था, यानी तुगलक जो सल्तनत कालीन जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो एक तुगलक वंश आता है जिसने फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 अभिलेख यानी अशोक के जो 2 शिलालेख यानी अभिलेख थे, जो कि एक मेरठ का था और एक टोपरा का था। मेरठ जो यूपी में पड़ता है, टोपरा जो हरियाणा में पड़ता है, उसको दिल्ली लाया था। किसका कहाँ लाया था? उसको वहाँ से उखड़वा कर कहाँ लेके आया? दिल्ली लेके आया। दिल्ली में लेके आया। दिल्ली में 1837 में, यानी इसको 1837 में जेम्स प्रिंसिपे ने इसको पढ़ा था। यानी अब 1837 की बात ये मत समझिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो 1837 है। देखिए यार, 1837 की जब बात कर रहे हैं तो जान लीजिए 1757 के बाद से तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो गया था और धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कह सकते हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज है, ब्रिटिश लोग थे, उनका राज शुरू हो गया था। मुगल जो 1857 के बाद तो मुगल एकदम खत्म हो गए थे लगभग। तो ये 1837 में तो फिरोज शाह तुगलक रहेगा नहीं, काफ़ी पुराना फिरोज शाह तुगलक राजा था। दिल्ली सल्तनत यानी मुगल के वंश के पहले क्या था? फिरोज शाह तुगलक था। तो ये 1837 में नहीं था। लेकिन ये बात आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक जो था उसने बहुत पहले उसको एक टोपरा और मेरठ से यानी मेरठ और टोपरा से अशोक के 2 अभिलेख मिले थे जिसको उखड़वा कर दिल्ली लेके आया था। ये जी याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि बताइए अशोक का टोपरा अभिलेख को दिल्ली उखड़वा कर कौन ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले गया था। या आपको पूछ सकता है कि मथुरा में जो अभिलेख मेरठ में जो अभिलेख मिला था आपका अशोक का, उसको दिल्ली कौन ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले गया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि बताइए कि सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे यानी अभिलेख थे उनको किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिपे ने पढ़ा था 1837 में। और ये भी एग्जाम में आता है कि जो ये अशोक के अभिलेख थे टोपरा और मेरठ और टोपरा का, ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ था। किस लिपि में? यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, ब्राह्मणी लिपि में था। ठीक है, तो ब्राह्मणी लिपि में था। इसके बारे में देखिए, लिपियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, किस लिपि को किस तरीके से लिखा जाता है, किस प्रकार की लिपियाँ थी जो ये अभिलेख है, कौन कौन सी लिपि में लिखी थी, ये सभी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बारे में आपको बता देता हूँ तो आपको याद हो जाएगा, समझ आ गया होगा। तो देखिए, अभिलेख को सबसे प्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिपे ने पढ़ा था, वो भी अशोक के अभिलेख थे। कौन से? मेरठ और टोपरा के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है तुमन अभिलेख। देखिए, तुमन अभिलेख जो है ये कुमार गुप्त था, गुप्त वंश का राजा था कुमार गुप्त। उसमें शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया था। देखिए, तुमन अभिलेख जो है, जो कुमार गुप्त था, कुमार गुप्त के उदार नीतियों के कारण, यानी जो ये बहुत ही अच्छा शासक रहा है अपने टाइम का, अपने समय का बहुत अच्छा शासक था और उदारवादी था, सभी के भला के बारे में सोचता था। तो ये इसके उदारवादी नीतियों के कारण से इसे कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह इसे बताया गया था। जैसे आपको पता है कि ठंड के मौसम जब आती है, यानी ठंड जब आता है तो सूर्य का हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि हाँ सूरज उग जाए तो हम धूप थोड़ा बैठ जाएं, धूप सेक लें और थोड़ी गर्माहट बॉडी को मिले। तो इसलिए इसे एक शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया कि जो कि सुख की अनुभूति करवाता था। इसलिए कुमार गुप्त प्रथम को तुमन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी आप याद रख लें। इसी तरह उदयगिरी गुहा अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय को पूरा पृथ्वी जितना चाहता था, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो पूरा पृथ्वी को जितना चाहता था, उसमें उदयगिरी अभिलेख में बताया गया है। देखिए, कुछ ऐसे अभिलेख, बहुत से अभिलेख हैं जो राजा के द्वारा, अपने शासकों के द्वारा उस टाइम अपने लिखवाए गए थे, जो अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए कि हाँ भी आने वाली जो जनरेशन होगी, आगे आने वाले जो राजा होंगे, मेरे कुछ जो इच्छाएँ हैं उनको पढ़ें और मेरे जो मैंने जो विजय प्राप्त किए हैं उस सभी का गुणगान हो। तो अपने जो बायोग्राफी टाइप कह सकते हैं, यानी अपने बारे में जानकारी देने के लिए लिखवाए
पाते थे लोग, ठीक है। तो उसी तरह जो तुमुन अभिलेख है उसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है, ये हो गया। उसी तरह उदयगिरि गुहा अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना था। यानी पूरे पृथ्वी का मतलब आप समझ सकते हैं ना कि जो जहाँ जहाँ देश, जैसे आप कहते हैं कि जो सिकंदर था वो विश्व विजेता था, हालांकि वो विश्व विजेता नहीं था, वो 4-5 कंट्री को ही जीता था, लेकिन क्या था कि उस समय में 4-5 कंट्री के बारे में लोग जान पाए थे, तो वहाँ पहुँच को जिसने जीत प्राप्त की थी, इसलिए इसको विश्व विजेता कहा जाता है। उसी प्रकार चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, ये पूरे विश्व को जीतने की इसकी इच्छा थी, यानी पूरे पृथ्वी को जीतने की इच्छा थी। इसकी जो इच्छा है किसमें लिखा गया है, तो उदयगिरि गुहा अभिलेख है, उसमें इसने अपनी इच्छा को प्रकट किया है कि मैं पूरे पृथ्वी को जीतना चाहता हूँ। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि देखिए मैंने लिखने के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लिखवाई जा सकती हैं और बताई जा सकती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करेंगी। मैंने उन्हीं चीज़ों को लिया है या उन्हीं चीज़ों को ही चर्चा कर रहा हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये सभी जो है कभी ना कभी आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, या तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाते होंगे तो इसमें ये देखने को मिल जाता है। आप एसएससी वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो आपको एहोल अभिलेख वगैरह बहुत बार आया है, प्रिंस जेम्स प्रिंसिपल का नाम बहुत बार आया है एसएससी के एग्जाम में, तो और यहाँ पीसीएस के वगैरह में बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख होता क्या है, तो स्तंभ लेख के बारे में मैंने जैसे बताया कि स्तंभ पर जो एक स्तंभ के आकार में जो पत्थर होते थे उन पर लिख कर खुदाई करके लिखवाया जाता था, उसको स्तंभ लेख बोला जाते थे। तो इसमें जो 5 हमारे इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख हैं और किसके द्वारा लिखवाए गए हैं, उसमें क्या चीज़ की चर्चा है, उसके बारे में हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है मेहरौली अभिलेख। मेहरौली जो स्तंभ लेख है वो दिल्ली में मिला है। कहाँ मिला है, दिल्ली में मिला है। इसको लोह स्तंभ लेख भी बोला जाता है, लोह स्तंभ लेख भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लोह स्तंभ लेख भी बोला जाता है। ये किसने लिखवाया था, तो चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने लिखवाया था मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख। ये अभिलेख अपने रासायनिक गुणों के कारण, ये रासायनिक गुणों के कारण भी चर्चा में रहता है। देखिए एक ऐसा लोहे का लेख है, ये स्तंभ के आकार में है, लोहे का ऐसा एक अभिलेख है आयरन का, जिसे अभी तक जंग नहीं लगा है। समझ रहे हैं कि देखिए जो लोहे वगैरह होता है, बरसात और पानी और हवा से रिएक्शन करा के क्या होता है, उनको जंग लग जाता है, ठीक है। लेकिन मेहरौली का जो लोह स्तंभ लेख है, तो इसे क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, ये इसको जंग नहीं लगा है अभी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था मेहरौली का अभिलेख को, लेकिन इसे अभी तक जंग नहीं लगा है। ये अपने रासायनिक गुणों के कारण भी चर्चा में रहता है, इसको भी आप याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मथुरा का स्तंभ लेख, जो कि ये भी चंद्रगुप्त, यहाँ पे मैंने डॉटेड लिखे हैं, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था, चंद्रगुप्त ने ही लिखवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था। मथुरा का जो यूपी में है मथुरा, वहाँ का ये अभिलेख है जिसे लिखवाया था किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसमें चंद्रगुप्त ने अपने विजयों के बारे में चर्चा की है, जहाँ जहाँ उसने जीत प्राप्त की है उसके बारे में चर्चा की गई है। किसमें, मथुरा के स्तंभ लेख में उसने अपने विजय के बारे में चर्चा की है कि हमें यहाँ जीत प्राप्त मैंने की है। एक मेहरौली के अभिलेख से, स्तंभ लेख से एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट बनता है। इस स्तंभ लेख में इसने अपने आप को विक्रमादित्य कहा है, यानी विक्रमादित्य को कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि कह सकते हैं। इसी मेहरौली स्तंभ लेख में इसने चर्चा की है कि मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक विक्रमादित्य हूँ। इसने बताया कि मैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हूँ, तो इसी मेहरौली का लोह स्तंभ लेख में ही बताया गया है, ठीक है। आपको याद रखना होगा। तो मथुरा का जो है इसमें विजय के बारे में चर्चा है, कहाँ का उसने जीत प्राप्त किया उसके बारे में चर्चा है। उसी तरह आते हैं एरन अब स्तंभ लेख जो है ये भी मध्य प्रदेश में मिला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत एक रोचक कहानी है, इसको भी आप समझिएगा। एरन मध्य प्रदेश का है। ये एरन जो अभिलेख स्तंभ लेख है, इसे किसने लिखवाया था, इसने भानुगुप्त ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था, भानुगुप्त। ये भी गुप्त वंश का ही शासक था भानुगुप्त। इसने एरन स्तंभ लेख लिखवाया। इस लेख में प्रथम बार सती प्रथा का जिक्र है। सती प्रथा के बारे में चर्चा की गई है। सती प्रथा की चर्चा की गई है, इसके बारे में अभी आप देख लीजिए कैसे है। देखिए जो एरन अभिलेख है इसमें क्या था
कि जो भानुगुप्त का एक सैनिक था गोपराज, भानुगुप्त का एक सैनिक था गोपराज, उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी थी वो अपना दाह संस्कार कर लेती है उसके संस्कार पे, मतलब उसकी जो चिता होती है उसमें वो अपने आप को भी जला लेती है। तो सती प्रथा का प्रथम जिक्र जो कह सकते हैं वो किस स्तंभ लेख से मिलता है, तो एरन का स्तंभ लेख है, उससे आपको सती प्रथा की प्रथम जिक्र मिलता है। एरन स्तंभ लेख को किसने लिखवाया था, तो भानुगुप्त ने लिखवाया था, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध स्तंभ। बौद्ध स्तंभ जो है ये वासुदेव ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था, वासुदेव ने लिखवाया था। इससे आपको यही इंपॉर्टेंट बनता है, इसे कोई खास नहीं है। तो बौद्ध स्तंभ किसने लिखवाया था, वासुदेव ने लिखवाया था। उसी तरह गरुड़ के बारे में देखते हैं। गरुड़ जो मध्य प्रदेश का है, गरुड़ स्तंभ लेख जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिला है एक, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। विदिशा से आपको याद होगा आपके जो सुष्मिता स्वराज थे, विदिशा लोकसभा मेंबर थे विदिशा से, जो अभी हाल फिलहाल में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे वो नहीं है, वो विदिशा से ही लोकसभा की कह सकते हैं मेंबर थी। तो गरुड़ आपका स्तंभ लेख है ये हेलियोडोरस ने, जिसने लिखवाया था, हेलियोडोरस ने लिखवाया था। ये यूनानी राजदूत था। कौन था ये, यूनानी राजदूत था, ठीक है। यूनानी राजदूत था जिसने गरुड़ स्तंभ लेख लिखवाया था, जो विदिशा के में है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। इसमें बहुत ज़्यादा देखिएगा कि ये यूनानी का राजदूत, जिसे भारत की संस्कृति के बारे में इतना पता था कि उसने इस स्तंभ लेख पे इसने वासुदेव की आराधना की बात की गई है। आराधना की यानी वासुदेव का मतलब राजा नहीं, वासुदेव का मतलब क्या था, कृष्ण भगवान की बात कर रहा है। यानी जो कृष्ण भगवान थे उनकी बात है कि वासुदेव की आराधना की चर्चा की है इसी में। इसमें भागवत धर्म के बारे में भी जिक्र था। इस गरुड़ ध्वज पर भागवत जो धर्म होता है, भागवत धर्म थी उस समय जो चल रहा था भागवत धर्म, तो उसके बारे में भी जिक्र आपको किस में मिलता है, गरुड़ स्तंभ लेख में मिल जाता है। और वासुदेव की आराधना के बारे में भी जिक्र आपको इस स्तंभ लेख में मिल जाता है। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा फ्रेंड। चलिए कुछ ये जो जितने भी अपने अभिलेख पढ़े और स्तंभ लेख पढ़े, किन किन भाषाएं में लिखे गए थे और किन किन लिपियों में लिखे गए थे, उसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जितने भी अभिलेख और स्तंभ लेख या जितने भी आपके ऐसा शिलालेख वगैरह मिले हैं वो किन लिपियों में लिखे गए हैं, किन भाषाओं में लिखे गए हैं, उस टाइम जो क्या लिपि चलती थी, जो कौन कौन सी लिपि हुआ करती थी, जो ये सब लिखे गए थे उस लिपियों में। इनमें से कई ऐसे शिलालेख है जो अभी तक पढ़े भी नहीं जा चुके हैं और कुछ पढ़े भी जा चुके हैं, उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो पहले चले देखते हैं। देखिए जो आरंभिक में बात करें, शुरुआती की बात कर लेते हैं। तो आरंभिक में जितने भी अभिलेख लिखे गए थे, आरंभिक में जितने भी शुरुआती में जितने भी अभिलेख लिखे गए थे, सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत लिपि कह लें या भाषा कह लें, इसमें लिखे गए थे प्राकृत लिपि में। प्राकृत लिपि जो एक प्राकृतिक लिपि थी उसको उसमें लिखे गए हैं आरंभिक जितने भी शिलालेख थे, आरंभिक अभिलेख जितने भी थे, ठीक है। शुरुआती है, आरंभिक का मतलब कोई लेख अलग नहीं है, अलग से अभिलेख नहीं है, ये एक शुरुआती जितने मतलब स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो लिखे गए थे उसकी बात हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड आता है आपका, इसमें जो सेकंड आती है आपकी वो आती है आपकी ब्राह्मी अभिलेख, ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि थी। तो अशोक के जितने भी स्तंभ लेख हों या अभिलेख हों वो सभी ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर यानी सभी तो नहीं कहेंगे, ज़्यादातर जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। तो ब्राह्मी लिपि की विशेषता क्या है, ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। कहाँ से, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। यानी कह सकते हैं कि इधर से लिखना शुरू, जैसे अभी हम लिखते हैं, जितना जो अभी मैं लिख भी रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे मैं बाएं ओर से शुरू करते हुए दाएं ओर की तरफ जा रहा हूँ, यानी बाएं से दाएं की तरफ जा रहा हूँ। तो कह सकते हैं जो हमारी जो अभी की लिपि है ब्राह्मी से कुछ मिलती जुलती उस टाइम लिपि हुआ करती थी, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि हो गई। तीसरा आपका है खरोष्टी लिपि। क्या है, खरोष्टी। तो इसको आप याद कीजिएगा, तो आपको अगर ये याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ब्राह्मी को याद करने के लिए क्या लगेगा, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं। तो आप समझते हैं ब से बाएं और ब से ब्राह्मी, तो बाएं से दाएं लिखा जा रहा है ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि क्या थी, इसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, ये नहीं पढ़ा जा सका। ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। कहाँ से, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। कहाँ से, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। और चलिए चौथा देखते हैं। एक दूसरा आपका चौथा जो आता है यूनानी और अरमाइक की बात कर लें। यूनानी लिपि या
एवं अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि देखिए, यूनानी एवं अरमाइक लिपि जो है ये पाकिस्तान एवं आपका अफ़गानिस्तान में इस भाषा में लिपि लिखी जाती थी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये लिखी जाती थी यूनानी और आपकी अरमाइक लिपि। अशोक के जो शिलालेख या अभिलेख जो यहाँ मिले हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में, वो अरमाइक और यूनानी ही अभिलेख में मतलब लिपि में लिखे गए हैं। तो ये कुछ भाषाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके अभिलेख वगैरह इस इन लैंग्वेज वगैरह में इन लिपियों में लिखे गए थे। आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो आपको टोपरा और मेरठ का जो अभिलेख था उसको दिल्ली लाया गया था, जिसे जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में पढ़ा था। वो किस लिपि में लिखी गई थी? तो आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो फ्रेंड आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे लेखक वगैरह होंगे, जो कौन कौन से लेखक आए थे और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स वगैरह लिखी हैं हमारे भारत के राजनीतिक से रिलेटेड, सामाजिक जीवन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे।